जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। होपफुली सब लोग बिल्कुल मजे में होंगे, एकदम चकाचक रापचिक। तो मेरे भाई, आपने 10वीं अपनी कंप्लीट कर ली, मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। अब आपके जहन में यह आ रहा है कि भैया मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूं, मैं फौज में जाना चाहता हूं, वो भी अफसर बन के, ताकि देश सेवा के साथ साथ मैं अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकूं। तो मेरे भाई, राइट टाइम पे अगर राइट गाइडेंस मिल जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। और आपको पता होगा कि इमारत जितनी ऊंची बनानी है, आपको उसके बेस को उतना ही स्ट्रांग बनाना है। और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी आप जितने जल्दी शुरू कर दे उतना ज्यादा बेहतर है। तो एनडीए की तैयारी शुरू करने के लिए मेरे हिसाब से जो सही टाइम होता है वो जस्ट 10वीं के पास ही होता है। 10वीं आपने पास करी, आपका माइंड मेकअप होना चाहिए कि यस, दिस इज द थिंग दैट आई वॉन्ट टू डू, आई वॉन्ट दिस लाइफ। बात समझ में आई। और एक कारण है कि मैं क्यों बोलना चाहता हूं कि 10वीं के बाद ही एनडीए की तैयारी करने का बेस्ट टाइम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप एनडीए के सिलेबस को देखेंगे, स्पेशली मैथमेटिक्स, जो कि एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मुझसे, क्योंकि एक सेपरेट पेपर होता है मैथमेटिक्स से 120 क्वेश्चन का, 300 नंबर का, जिसको पास करना जरूरी होता है। उसका जो सिलेबस है वो क्लास 11वीं और 12वीं का मैथमेटिक्स है। तो अगर आप 11वीं पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ ही एनडीए के लिए भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नो मैटर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के, आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, या साइंस में भी आप पीसीबी बैकग्राउंड के हैं या पीसीएमबी बैकग्राउंड के हैं, आप मैथ्स वाले हो, नॉन मैथ्स वाले हो, आप सब एलिजिबल है एनडीए के लिए। पहले तो यह एक मिथ चलता था कि जिसके पास पीसीएम है केवल वही एनडीए दे सकता। नहीं, एनीवन जो अपनी कक्षा 12वीं में है वो एनडीए दे सकता है, लेकिन तैयारी तो आपको 10वीं के बाद ही शुरू करनी पड़ेगी। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि भैया माइंड तो मेकअप कर चुके हैं हम कि हमें एनडीए जाना है, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा है किस तरीके से तैयारी शुरू करें। क्या सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, क्या हमें कोचिंग लेने पड़ेगी, क्या हमें किसी कोर्स में इनरोलमेंट लेना पड़ेगा। तो सब पे बात करेंगे। लेकिन हां, मेरी क्लास में अगर आप ये मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरी क्लास का एक रिचुअल होता है कि किसी भी क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम जयकारा लगाते हैं। एक बार आप भी जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय। भारत माता की जय का उद्घोष के साथ ही अब हम जरा टू द पॉइंट बात करेंगे। वीडियो को बहुत लंबा नहीं रखने वाले, बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ेंगे। आपने ये कर लिया है, आपने 10th पास कर लिया है, 10th पास कर लिया है। नाउ यू आर इन क्लास 11th। कोई इसमें से आर्ट्स लेकर के आया है, कोई पीसीएम वाला है, कोई पीसीबी वाला है, कोई कॉमर्स वाला है, या कोई पीसीएमबी वाला भी होगा। पॉसिबल है कोई पीसीएमबी वाला भी होगा। सबका लक्ष्य सेम है कि सर हमें एनडीए जाना है। कैसे करें तैयारी? समझिए, सबसे पहली चीज जिस पे आपको काम करना है वो है मेरे भाई आपके बेसिक्स। आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है। जब आप 10वीं पास करके आए हैं, आप पेपर कब देंगे? जब आप क्लास 12वीं में होंगे, और वो भी कब? जब आप 12वीं में रहेंगे तो सितंबर वाला पेपर। फॉर एग्जांपल, अभी आप 10वीं पास करके 11वीं में आए हैं तो आप एलिजिबल होंगे किसके लिए? एनडीए 2 2026 के लिए, जो सितंबर में होगा। तो आपके पास करीब करीब 1.5 साल है। तो सबसे पहला काम आप जो करेंगे, अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करेंगे। बेसिक्स को स्ट्रांग करने का मतलब कैसे करें बेसिक स्ट्रांग? जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं अप टू क्लास 10th तक के, चाहे वो एलजेब्रा के फॉर्मूला हो, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला हो, चाहे वो एक्सपोनेंट एंड पावर के हो, है ना, चाहे एलसीएम एचसीएफ निकालना हो, ये सारी चीजें सबसे पहले तो आप अच्छे से कर लीजिए, सब कुछ स्ट्रांग कर लीजिए। अब अपने कैलकुलेशन को थोड़ा और इंप्रूव कर लीजिए, थोड़े टेबल्स याद कर लीजिए, थोड़े स्क्वायर्स याद कर लीजिए, थोड़े क्यूब्स याद कर लीजिए। ये बेसिक स्ट्रांग करना बता रहा हूं। जब आपने इतना कर लिया तो मैं यहां पे ये नहीं बताने वाला हूं कि ये सिलेबस है, आप पे कुछ छोड़ूंगा, क्योंकि सबसे पहली चीज, अगर आप फौज में जाना चाहते हैं तो आपको स्पून फीडिंग छोड़नी होगी। अब तक आपने क्या किया, ठीक है, स्पून फीडिंग छोड़ने का वक्त आ गया। अब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जब आपने इतना सब कुछ कर लिया तो आपको कहां जाना है? एनडीए के सिलेबस पे। एनडीए के सिलेबस पर अगर मोटा मोटी बात करें तो मैथ्स के लिए क्लास 11th 12th, जीएटी के लिए, जीएटी एक कंबाइन है बहुत सारा, उसमें आपका ज्योग्राफी भी आएगा, उसमें आपकी पॉलिटी भी आएगी, उसमें आपकी हिस्ट्री भी आनी है, इकोनॉमिक्स भी आनी है, उसमें आपका फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, बायोलॉजी भी आएगा, साथ में करंट अफेयर्स भी आएंगे, है ना।
तो इतने सारे सब्जेक्ट है, तो ये समझिए जीएटी का कोई फिक्स सिलेबस तो आई वुड नॉट से कि है। उसमें आपका पूरा बेसिक से लेकर के क्लास 11th 12th के कुछ पार्ट ये तब कवर किया जाता है। फिजिक्स में क्लास 11 12 में कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं। केमिस्ट्री अगर आपने 10वीं तक ढंग से पढ़ी है तो हो जाता है। जो ह्यूमैनिटीज वाला पार्ट है, जैसे आपका पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, अगर आपने 10वीं तक भी अच्छे से पढ़ी है तो आपका काम हो सकता है। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी नहीं पढ़ी है तो अब पढ़ेंगे, बताऊंगा मैं। सबसे पहले मैथ्स वाले भी बात करें अगर हम, तो एनडीए का सिलेबस तो आपने देख लिया, बेसिक्स आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब सबसे पहले आपको अपने काम करना है क्लास 11th वाले टॉपिक्स पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड से हैं, तो अगर आप 11th पढ़ रहे हैं, 11th की चीजें पढ़ रहे हैं मैथ्स में, तो आप अपना जो कोर एनसीईआरटी है वो तो कवर कर ही रहे हैं। अब जो बोर्ड्स का जो एकेडमिक्स का सिलेबस होता है उसमें आपको क्या करना, सब्जेक्टिव अप्रोच लेकर के चलना पड़ता है। हर सवाल को प्रॉपर स्टेप वाइज सॉल्व करना पड़ता है। जब आप एनडीए के एग्जाम में आते हैं तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो जाता है। तो जो भी टॉपिक आपने 11th का पढ़ा ना, उसकी एनसीईआरटी लगाने के बाद आपको अपने पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बुक रखना है। दैट बुक कैन बी एनीथिंग, एनी बुक, कोई भी किताब रखिए आप अपनी मर्जी से। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, साथ ही साथ 11th के टॉपिक्स के आप एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए साथ ही साथ। क्योंकि जब आपका 11th खत्म हो तो ऐसा होना चाहिए कि 11th का एनडीए वाला पोर्शन भी अच्छे से खत्म हो गया है। ये बात जहन में आ गई। फिर जब आप 12th में जाएंगे तब उसके बाद आप 12th के टॉपिक को कवर करेंगे, तब आप जाकर के 12th के टॉपिक को कवर करेंगे। बट ध्यान में ये रखिएगा कि 12th का बोर्ड कब होता है, जाकर के कहीं फरवरी मार्च में, और एग्जाम कब हो जाता है एनडीए का, सितंबर में। तो आपका 12th का जो एनडीए वाला सिलेबस है वो पहले ही सितंबर तक, या यूं बोलिए अगस्त तक खत्म हो जाना चाहिए। अब अगस्त तक जाते जाते आपने 11th तो पहले ही खत्म कर रखा था, आपने 12th भी खत्म कर लिया है। अगर आप सोर्सेज की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है मेरे भाई वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सब्जेक्टिव अप्रोचेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एनसीईआरटी को लेकर के चलेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम है। एनसीईआरटी अभी करना, थॉरली करना है, एग्जाम्पल सहित सब कुछ करना है। एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके बुक आती है, आप गूगल बाबा से पूछेंगे तो वो पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसके भी सवालों को करेंगे। अगेन आपके पास बहुत ज्यादा वक्त है अभी, इस वक्त को यूटिलाइज कीजिएगा। तो इससे क्या होगा मेरे भाई, आपका मैथ्स बड़ी आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है, रही जीएटी की बात, तो जीएटी के लिए आपको एनसीईआरटी की कोर किताबों को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास वक्त है तो आप 6th क्लास से लेकर के आगे की एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा ह्यूमैनिटीज के लिए। जब आप साइंस के पोर्शंस की बात करते हैं तो मेरा सजेशन होगा 9, 10th, 11th, या पहले तो 9, 10th ही अच्छे से आप कर लीजिए। 9, 10th भी अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आप पीवाईक्यू लगा पाएंगे, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके 11th 12th के भी आ जाते हैं, तो वो आप अपने 11th के साथ कवर करेंगे। अब ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे बोलेंगे सर हम कैसे करें, मैथ्स तो सबको करना पड़ेगा। अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो आपके 11th में मैथ्स नहीं है, आपको सेपरेटली उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप उसी तरीके से समझिए कि आप मान लीजिए, आप ऐसा खुद को विश्वास दिलाइए कि एक मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स भी है, तो आप ह्यूमैनिटीज के या कॉमर्स के जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप एक मैथ्स को साथ साथ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, एनसीईआरटी को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपका मैथ साथ साथ सॉल्व होते रहे। बाकी ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे ह्यूमैनिटीज अगर पढ़ ही रहे हैं तो उनका वो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये वाला पार्ट चल ही रहा है। कॉमर्स वाले बच्चों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका सब्जेक्ट काफी हद तक डिफरेंट होता है। तो आपको मैथ्स भी कवर करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको ह्यूमैनिटीज भी कवर करना पड़ेगा, साइंस भी कवर करना पड़ेगा। आप हर रोज सारे सब्जेक्ट मत पढ़िए, रूटीन बना के रखिए कि आज ये करा, कल ये करा, कल ये करा, इस हिसाब से। उसके अलावा कई बार ये होता है बच्चों का कि सर मतलब ना वो रेगुलरिटी नहीं बन पा रही है, क्योंकि कोई हमें रोज रोज बताने वाला नहीं है। तो वैसे केस में आप अपने एक मेंटोर ढूंढ सकते हैं। मैं टीचर नहीं बोल रहा हूं, मैं मेंटोर बोल रहा हूं। मैं मेंटोर की बात कर रहा हूं कि आप एक मेंटोर ढूंढिए। वो मेंटोर आपके बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, वो स्कूल के सीनियर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने एनडीए क्वालिफाई किया है, वो आपके टीचर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने एनडीए क्वालिफाई किया। ध्यान रखना, एग्जाम के लिए अगर मेंटोर चाहिए तो आपका मेंटोर वो बंदा होना चाहिए जिसने एक्चुअली में इस एग्जाम को दिया है और क्लियर किया है। तभी वो आपको इस एग्जाम के बारे में अच्छे से गाइड कर पाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, कब कैसे प्रिपेयर करना। तो एक मेंटोर ढूंढिए और उनकी मदद लीजिए हर कदम पे। मेंटोर की बातों को फॉलो करिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कई बार ये होता है कि सर मतलब हमें प्रॉब्लम्स आ रही है प्रिपरेशन में,
सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रहा है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। जैसे अगर आप मेरे से पूछेंगे तो डिफेंस वाला का भी एक फाउंडेशन कोर्स है, जैसे अभी रिसेंटली है वो एनडीए उदय फाउंडेशन नाम से, एनडीए उदय फाउंडेशन नाम से आप उस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको एक्सपर्ट टीचर्स की गाइडेंस मिलेगी, जिनका अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज तो है ही, साथ ही साथ उन लगभग सारे टीचर्स ने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर रखा है, तो वो आपके गाइड भी बन सकते हैं, आपके मेंटोर भी बन सकते हैं, आपको बता सकते हैं कब कैसे प्रिपेयर करना है। ये एक चीज हो गया। सेल्फ स्टडी के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि आपको एनसीईआरटी को पकड़ के चलना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। सिमिलर विद द केस ऑफ जीएटी, जीएटी के भी आपके पीवाईक्यू को साथ साथ सॉल्व करते हुए चलना है। जो टॉपिक आपने पढ़ा आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब आपके दिमाग में यह भी आएगा कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोर्स क्या रखें, हम कहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए मल्टीपल पब्लिकेशन, आप किसी पब्लिकेशन की किताब ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो फिजिक्स वाला के तरफ से, पीडब्ल्यू के तरफ से भी आपको शौर्य नाम से एक बुक सीरीज आती है, शौर्य नाम से एक बुक सीरीज आती है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी बुक आते हैं, जिसमें 21 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 21 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, चैप्टर वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज भी। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट से आपने पढ़ा, तो आपने आज में बस इतना पढ़ा कि प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स क्या होता है। अब जब आप इस किताब को खोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले सेक्शन में जाएंगे, तो वहां पे टॉपिक भी डिवाइड किए गए हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स के जितने सवाल आए हैं पिछले 10 साल में, वो सारे एक जगह मिल जाएंगे, उसके डिटेल्ड सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब को फॉलो कर सकते हैं, और एक एक सवाल को लगाना, एक एक सवाल एकदम छपा होना चाहिए 11वीं पास करने से पहले, है ना। तो इससे आपका बेस स्ट्रांग होता रहेगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के उस पार जाते रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके जहन में जाता रहेगा, है ना। दिमाग में आपके ये भी आएगा कि सर ऑनलाइन मजा नहीं आ रहा है, आप ऑफलाइन कहीं कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको सही लगेगा वहां पे ऑफलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप डीडब्ल्यू के ऑफलाइन सेंटर पे जाना चाहते हैं, डीडब्ल्यू के ऑफलाइन सेंटर पे चल लीजिए फाउंडेशन कोर्स के लिए, है ना। तो इट्स अप टू यू। तो ये वो चीजें हैं जो अभी तो ये एनडीए के रिटन की मैंने बात करी कि जो एनडीए के रिटन को आपसे क्लियर करवाएंगे। अब एनडीए के रिटन के बाद जो दूसरा चीज होता है मेरे भाई, वो होता है एसएसबी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वाइटल रोल प्ले करता है ये। केवल रिटेन क्वालिफाई करने से कुछ होता ही नहीं है, एसएसबी क्वालिफाई करना पड़ता है, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। और एसएसबी इज नॉट अ टेस्ट, आई वुड से ये पर्सनैलिटी से रिलेटेड टास्क है, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी को अलग अलग तरीकों से चेक किया जाता है कि क्या आप फौज में अफसर बनने के लायक हैं। आपसे यह नहीं देखा जाता है कि आप अफसर हैं, आप में बस वो क्वालिटीज देखी जाती हैं कि क्या हम आपको ट्रेन करके फौज में एक अच्छा अफसर बना सकते हैं। तो उसके लिए एसएसबी है। अब एसएसबी के लिए पर्सनैलिटी होनी चाहिए बढ़िया, और पर्सनैलिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे भाई, वो होता है आपका कम्युनिकेशन। साथ ही साथ जब आप ये रिटन की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास इतना वक्त है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कीजिए। आप कैसे करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स पे? कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब यह है कि अंग्रेजी का कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि एसएसबी इज totally based on English communication. You need to communicate in English. चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं, चाहे आप किसी भी मीडियम से, आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, है ना। कैसे करें? तो इसके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ना ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनाए, बहुत बड़ा नहीं, 3-4 लोगों का ग्रुप बना लीजिए जो लाइक माइंडेड है। मतलब वो सारे बिल्कुल एकदम डिटरमाइंड होने चाहिए एनडीए के लिए कि भाई हमें फौज जाना है तो जाना है, एनडीए जाना है तो जाना है। उनके साथ एक छोटा सा ग्रुप बनाइए और उनमें आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करना स्टार्ट कीजिए। भले टूटी फूटी इंग्लिश बोलिए, लेकिन विद टाइम वो इंप्रूव हो जाएगा। आप हर जगह जाके इंग्लिश में मत बोलिए। अब उन 3 लोगों में जब बैठे, उन 4 लोगों में जब आप बैठे, तो इंग्लिश में ही कम्युनिकेट कीजिए। उसके अलावा आप तीनों लोग रीडिंग पे काम करेंगे, ठीक है। रीडिंग के लिए आप किसी भी बुक स्टोर जाइए, वहां से नोवेल खरीदिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर आपको नॉर्मल कोई क्या बोलते हैं फनी नोवेल पढ़ना है ना, कोई मोटिवेशन वाला नोवेल पढ़ना, कोई आर्मी से रिलेटेड नोवेल पढ़ना है, तो आप तीनों अलग अलग किताबें लेकर के आइए अपने पसंद के हिसाब से। उन किताबों को आप पढ़िए, रोज पढ़िए। एक ही दिन में पूरा किताब नहीं पढ़ना, रात को सोने से पहले 10 पन्ने पढ़ लिए, अगले दिन पढ़ लिए, जब मौका मिले आप 10-10 पन्ने ऐसे करके पढ़ते रहिए और ध्यान से पढ़िए। और मेरा सजेशन होगा बोल बोल के, उच्चारण के साथ पढ़िए, ताकि आपका फ्लुएंसी बढ़े अंग्रेजी में।
है ना, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो अंग्रेजी में, ये काम करिए। और इतना ही नहीं, जब आपने किताब खत्म कर ली, जब आप तीनों ने किताबें खत्म कर ली, तो एक दूसरे को उसकी समरी सुनाइए, वो भी इंग्लिश में, कि आपने उस किताब में क्या पढ़ा। इतनी मोटी किताब है, आप उसको 10 मिनट में, 15 मिनट में समराइज कर दीजिए, उसको लिखिए। बुक समरी लिखना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले बुक समरी लिखिए, 1 पेज में, 1.5 पेज में बुक समरी आपने लिख ली अपने सिंपल लैंग्वेज में कि आपने क्या देखा, क्या सीखा। फिर अपने दोस्तों को सुनाइए कंप्लीट इंग्लिश में, उनसे भी सुनिए। इससे क्या फायदा होगा कि एक किताब भी आपने पढ़ ली, रीडिंग हैबिट भी डेवलप हो गई, आपके कम्युनिकेशन पे काम भी हो गया, है ना, कुछ नॉलेज भी गेन हो गया, कुछ नई वोकैबुलरी भी मिल गई आपको, कुछ नई वोकैबुलरी भी मिल गई। इंग्लिश वाला काम खत्म। पर्सनैलिटी में दूसरा चीज स्पेशली फौज के लिए क्या मैटर करता है, वो है आपका फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस। अब इतना वक्त तो है ना कि अगर अभी से पहले तक आपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया था, तो अब ध्यान दीजिए। जिम जाना चाहते हैं, जिम जाइए। अगर आप ग्राउंड में एक्सरसाइज करना चाहते हैं, ग्राउंड में जाइए, रनिंग कीजिए, पुशअप्स लगाइए, पुलअप्स लगाइए, कुछ भी कीजिए। डेली के आपके रूटीन में 40 मिनट का, आधे घंटे का एटलीस्ट तो फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए। इट कैन बी एनीथिंग। आप ग्राउंड जाना चाहिए, ग्राउंड जाइए, जिम जाना चाहते हैं, जिम जाइए। आपको स्पोर्ट्स खेलते हैं तो स्पोर्ट्स खेलिए, आउटडोर स्पोर्ट्स खेलिए, ठीक है। यहां से फिजिकल फिटनेस काम हो गया। तीसरी चीज जो एसएसबी में बहुत मैटर करती है, वो ये करती है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्कूल्स में आपने पढ़ाई के साथ और क्या क्या किया है। फौज को चाहिए डायनेमिक लोग, केवल पढ़ाकू लोग नहीं चाहिए फौज को। फौज को वो लोग चाहिए जो उसने सब कुछ थोड़ा 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 तो किया है। तो अगर 10वीं तक आपने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया तो दिस इज हाई टाइम, अब आपको करना पड़ेगा। 11th क्लास में जहां भी आपको मौका मिले अपने स्कूल कॉलेज में पार्टिसिपेशन का, वहां पे आप पार्टिसिपेट कीजिए। कभी डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिंगिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डांस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइज करने का मौका मिल रहा है तो ऑर्गेनाइज कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीजिए। कि अगर स्कूल में आपको हेड बॉय बनने का मौका मिल रहा है तो हेड बॉय बनिए, अलग अलग चीजें ऑर्गेनाइज कीजिए। ये सब चीजें आपकी पर्सनैलिटी को इतनी अच्छे से निखारेंगे, इतने अच्छे से निखारेंगे मेरे भाई, कि आप खुद को आज देखिए और खुद को आज से 1.5 साल बाद देखिए, आप एक ट्रांसफॉर्म पर्सनैलिटी होंगे, बिल्कुल ही अलग पर्सनैलिटी होंगे। आपके चेहरे पर एक तेज होगा, आपके शोल्डर्स वाइड होंगे, है ना, एक कॉन्फिडेंस होगा अंदर से। ये सारी चीजें आपके कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करती हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, अगर आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है, वो भी कॉन्फिडेंस में बहुत रोल प्ले करती है। अगर आपने बहुत चीजें करी है अपनी लाइफ में, कि क्रिकेट भी खेला है, फुटबॉल भी खेला है, सिंगिंग में भी है, एकेडमिक्स में भी अच्छा कर रहे हैं, तो उस बंदे का कॉन्फिडेंस कितना होगा, समझ रहे हो। तो अगर 10वीं तक आपने नहीं किया है तो अब करिए ना, अभी वक्त गया नहीं है। लेकिन ये 1.5 साल अगर आपने वेस्ट कर दिया तो फिर तो बहुत मुश्किल होगा, फिर नहीं हो पाएगा, है ना। तो दिस इज द राइट टाइम, इन सब चीजों पर काम कीजिए। आपका रिटर्न हो गया, आपका फिजिकल फिटनेस हो गया, आपकी पर्सनैलिटी होगी, आपकी एसएसबी होगी, सब कुछ हो गया। 1.5 साल बस ये करना है। और मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी, अगर आपने 1.5 साल ये रेगुलरली कर लिया मेरे भाई, तो आपको एनडीए जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, है ना। होपफुली आपको आज की वीडियो में चीजें समझ में आ गई होंगी कि 10वीं के बाद आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, क्या बेस्ट तरीका हो सकता है। मैंने ट्राई करा कि बहुत क्रिस्प रखूं। अगर आप किसी और टॉपिक पे मेरे से वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये वीडियो आपकी हेल्पफुल रही कि नहीं रही, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी लास्ट में इतना ही बोलूंगा मैं कि THANKYOQ, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी इन दिस वीडियो। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ। यू ऑल आर गोइंग टू मेक दिस टाइम एंड इज वेटिंग फॉर यू, एंड वी आर आल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल इन यूनिफॉर्म। तब तक के लिए जय हिंद।